हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टॉपिक है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज या जिसको सीओपीडी बोलते हैं। सीओपीडी क्या है, किन कारणों की वजह से डेवलप होती है, किन लक्षणों के आधार पर सीओपीडी को अपन पहचान सकते हैं, क्या क्या इसके लिए डायग्नोसिस मेथड्स होते हैं जिनकी वजह से सीओपीडी को डायग्नोस किया जाता है, और कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो सीओपीडी को मैनेज कर सकती हैं, उसके अंदर हेल्प कर सकती हैं, उन मेडिसिन को कितने पावर में कैसे आप ले सकते हैं, अगर आपको हमारे से परामर्श करना है तो किस तरीके से आप परामर्श कर सकते हैं, ये तमाम जानकारियां दोस्तों इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। मैं हूं डॉक्टर रामदेव लमुड़िया, एक होम्योपैथी कंसल्टेंट पारस होम्योपैथी जोधपुर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज का एक टर्म से ही आपको इंडिकेट होता है कि पुरानी तरीके का कोई एयर फ्लो के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आने लग जाता है, बाधा आने लग जाती है, तो वो डिजीज होती है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। इसके दो कंपोनेंट खास तौर से होते हैं, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसेमा। अब क्रोनिक ब्रोंकाइटिस क्या है दोस्तों, अपनी ट्रेकिया जो खास श्वास नली होती है उसके बाद दोनों साइड में डिवाइड होने वाली जो नली होती है ब्रोंकाई होती है, और उसके अंदर अगर पुरानी काफी लंबे से समय से सूजन आई हुई रहती है तो उसका जो मार्ग होता है, उसका रास्ता होता है, धीरे धीरे सिकुड़ जाने लग जाता है, कम होने लग जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है। और उस क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की वजह से काफी ज्यादा मात्रा में कफ बनता है, वहां पर वो कफ भी उस रास्ते को ब्लॉक करने लग जाता है, तो यानी एयर फ्लो के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन पैदा होने लग जाता है। सेकेंड कंपोनेंट होता है दोस्तों, जैसे ही ब्रोंकाई आगे डिवाइड होती है वो ब्रोंकियोल्स के अंदर डिवाइड हो जाती है, और ब्रोंकियोल्स लास्ट जो एंड पॉइंट होता है जिसको एल्वियोलाई बोलते हैं, वो एल्वियोलाई छोटा सा गुब्बारे नुमा स्ट्रक्चर होती है, पतली झिल्ली से कवर्ड एक स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर पतली पतली नलियां, खून की नलियां होती है, जिनके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और ब्लड ऑक्सीजन का ब्लड के साथ आदान प्रदान होता है। तो इसके अंदर दूसरा कंपोनेंट है एम्फाइसेमा। एम्फाइसेमा दोस्तों ये कंडीशंस होती है, जो एल्वियोलाई डस्ट स्ट्रक्चर होती है उसकी जो पतली झिल्ली होती है वो धीरे धीरे उसकी जो इलास्टिक फैलने की और सिकुड़ने की क्षमता उसकी होती है वो कम होने लग जाती है या खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से जो झिल्ली है वो ऐसी एक ही कंडीशन में बनी रहती है, तो उसको बोलते हैं एम्फाइसेमा। यानी कि वहां पर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होना बंद हो जाता है, तो वहां समस्या होने लग जाती है दोस्तों, इसके सिम्टम्स डेवलप होने लग जाते हैं। यानी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस प्लस एम्फाइसेमा मिला के क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज को बनाते हैं। ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज है, धीरे धीरे प्रोग्रेस करती है, लंबे समय तक धीरे धीरे प्रोग्रेस करती जाती है, और ये कंडीशन रिवर्सेबल नहीं होती है, वापिस उस कंडीशन में आना आसान नहीं होता, नहीं या इरिवर्सिबल जिसको कहते हैं कि पॉसिबल ही नहीं होता है, लेकिन इनके सिम्टम्स को मैनेज किया जा सकता है। दोस्तों, इनके सिम्टम्स अलग अलग तरीके के सिम्टम्स होते हैं, माइल्ड भी हो सकते हैं, थोड़े से ज्यादा भी हो सकते हैं, बहुत ज्यादा सीवियर केसेस भी हो सकते हैं। जो खास तौर से जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं दोस्तों, श्वास इन लोगों की छोटी छोटी चलने लग जाती है जब थोड़ा सा भी एक्सर्शन करते हैं। अब ये जो सिम्टम्स है दोस्तों, आईएलडी इंटरस्टिशियल लंग डिजीज में भी मिलता है, इसका वीडियो हमारा आ चुका है, आप उसको जाके देख सकते हैं। इंटरस्टिशियल लंग डिजीज के अंदर होता क्या है कि जो एल्वियोलाई की ऊपर की जो मेम्ब्रेन होती है, इंटरस्टिशियम बोलते हैं, उसके कवर की हुई रहती है, उसके अंदर हार्डनेस आने की वजह से इंटरस्टिशियल लंग डिजीज पैदा होती है। लेकिन इसकी जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, इसके साथ में जो खांसी आती है, कफ होता है, बार बार ड्राई कफ आता है, उसके साथ में कफ खूब सारा निकलता है, प्रोडक्टिव कप होता है, ग्रीन है, व्हाइट है, येलो टाइप का कप बनता रहता है, वो पेशेंट बार बार उसको थूकता रहता है, उसकी वजह से उनका जो एयर फ्लो होता है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन पैदा होने लग जाता है, नली सिकुड़ने लग जाती है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की वजह से, और ज्यादा कप होता है तो वो उसमें सांस लेने में तकलीफ होती है। दूसरा, कप उनकी छाती में बोलता है, वीजिंग साउंड्स आती है, सं सं की आवाजें उनकी छाती से देखने को मिलने लग जाती है। इसके साथ में दोस्तों छाती जो होती है बिल्कुल टाइट टाइट जकड़ी हुई सी लगनी महसूस होती है। इसके साथ साथ के अंदर दोस्तों बार बार जो होता है कि इनको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ लोगों का वेट लॉस होने लग जाता है, लंबे समय से सांस लेने में तकलीफ होती है तो धीरे धीरे वेट लॉस होने लग जाता है। कुछ सीवियर कंडीशन के अंदर दोस्तों एंकल्स या पैरों के अंदर सूजन भी देखने को मिलने लग जाती है। ऐसी समस्या जिन लोगों के साथ होती है उनको सीओपीडी के चांसेस बनते हैं या सीओपीडी उनको हो सकता है। अब बात करते हैं कि सीओपीडी होने के क्या रीजंस होते हैं, क्या कारण हो सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक जो रीजन जानकारी में आए हैं कि जिन लोगों का केमिकल एक्सपोजर या इरिटेंट्स के प्रति कंटिन्यूस एक्सपोजर है, उनको क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। यानी जो लोग पोल्यूशन वाले एरिया में रहते हैं या जहां पर बहुत ज्यादा केमिकल्स सीक्रेट होते हैं, बनते एटमॉस्फेयर में रहते हैं, या जो लोग स्मोकिंग ज्यादा करते हैं,
या जो लोग खानों में काम करते हैं, अलग अलग तरीके के केमिकल्स वहां पर उनके एक्सपोजर के अंदर आते हैं, तो भी उन चीज़ों को सीओपीडी, उन लोगों को सीओपीडी हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों बार बार अगर इस तरीके का कोई इन्फेक्शन हो रहा है, उसकी वजह से भी सीओपीडी डेवलप हो सकता है, या फिर जेनेटिक्स के अंदर किसी के परिवार में ऐसी समस्या चल रही होती है तो उनको भी सीओपीडी डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। या जो लोग अस्थमा के पुराने पेशेंट होते हैं उनको भी सीओपीडी के चांसेस या रिस्क फैक्टर में वो शामिल होते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि इनकी जांच किस तरीके से की जा सकती है या इनके अंदर कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन के अंदर दोस्तों रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इनको पल्मोनरी हाइपरटेंशन के चांसेस ज़्यादा बनते हैं, या इनको लंग कैंसर भी हो सकता है। साथ साथ में ये लोग डिप्रेशन के शिकार भी हो जाते हैं, सांस नहीं आता, बड़ी तकलीफ होती है तो डिप्रेस होने लग जाते हैं। अब इनका डायग्नोसिस कैसे किया जा सकता है दोस्तों? एमआरआई करवा सकते हैं, सीटी स्कैन करवा सकते हैं, स्पाइरोमेट्री जो श्वास की क्षमता का टेस्ट किया जाता है उसको करवा सकते हैं, उससे भी सीओपीडी को डायग्नोसिस कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि सीओपीडी के अंदर होम्योपैथिक मेडिसिन कितनी कारगर है, कैसे इसको मैनेज कर सकती है। सिम्टम्स के अकॉर्डिंग होम्योपैथिक मेडिसिन को देने के से यही तात्पर्य है कि जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के केसेस होते हैं, जिनको कफ ज्यादा बनता है, छाती में टाइटनेस लगती है, डिस्निया की प्रॉब्लम होती है, जो कफ को आउट करने में मदद मिलती है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस को कवर करने में काफी हेल्पफुल रहती है होम्योपैथिक मेडिसिन। अब दोस्तों बात करेंगे कौन कौन सी मेडिसिन यूज की जा सकती है। फर्स्ट दोस्तों मेडिसिन है एंटीमोनियम आर्सेनिकोसम। एंटीम आर्स जिसको बोलते हैं, ये 30 पावर में 5-5 बूंद यूज की जा सकती है। जिन लोगों को कफ बहुत ज्यादा बनता है, बार बार उनको कफ थूकना पड़ता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, अस्थमा लाइक उनकी कंडीशन बन जाती है, तो उनके अंदर एंटीम आर्स बहुत ही अच्छी दवा है। सेकेंड जो मेडिसिन है दोस्तों एस्पिडोसर्मा। एस्पिडोसर्मा क्यू मदर टिंचर के अंदर यूज की जाती है और एक एज ए लंग टॉनिक की तरह इस्तेमाल की जाती है। जिन लोगों के रेस्पिरेटरी जो फंक्शन कैपेसिटी कम हो जाती है, उन लोगों के अंदर या ऑक्सीडेशन जो बॉडी के अंदर होना चाहिए वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, तो ये क्या है एस्पिडोसर्मा रेस्पिरेटरी सेंटर जो ब्रेन में होते हैं उनको स्टिमुलेट करके अपन को ऑक्सीजन को बढ़ाती है और अपन को तुरंत फायदा पहुंचाने में भी मदद करती है एस्पिडोसर्मा। थर्ड नंबर की दोस्तों मेडिसिन है ब्राइनिया 30। ब्राइनिया 30 के अंदर जिनको बार बार कफ की समस्या होती है, बार बार खांसी आती है, खांसी आने के साथ में उनको छाती में दर्द होता है, उन केसेस के अंदर या आपके झिल्ली के अंदर सूजन बढ़ने लग जाती है, या आपकी नली के अंदर जो ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम उसके अंदर भी राहत देती है ब्राइनिया 30 पावर। इसकी भी 5-5 बूंद आधा कप पानी में दिन में 3 बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन है दोस्तों एंटीमोनियम टार्टेरिकम। एंटीम टार्ट जो मेडिसिन है दोस्तों, जिन लोगों की छाती में बहुत ज्यादा कफ बोलता है, बहुत ज्यादा भरा पड़ा है कफ, लेकिन निकल नहीं पाता है, उन केसेस में एंटीम टार्ट बहुत ही अच्छा दवा है। जिन केसेस के अंदर छाती में आपको भारीपन लगता हो, सांस लेने में तकलीफ होती हो, ऐसे केसेस के अंदर, और जिन लोगों के एम्फाइसेमा की ज्यादा जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है उनके अंदर भी काफी मदद करती है एंटीम टार्ट। नेक्स्ट जो मेडिसिन है दोस्तों सेनेगा। सेनेगा उन केसेस में जो क्रोनिक एम्फाइसेमा के केसेस होते हैं, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के केसेस होते हैं, कंजेशन जिनको छाती के अंदर महसूस होता है, उनके अंदर कफ को आउट करने में मदद करती है सेनेगा मदर टिंचर। इसकी भी 10-10 बूंद आधा कप पानी में दिन में 3 बार ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी मेडिसिन है जो अकॉर्डिंग टू सिम्टम सिमिलरिटी दी जाती है। तो दोस्तों ये सिम्टम सिमिलरिटी के बेस पे किसी भी पेशेंट के अंदर इन मेडिसिन को देने से बहुत ही अच्छा रिलीफ सीओपीडी के पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है। अगर आपको हमारे से परामर्श करना तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से आप कांटेक्ट करके पेड कंसल्टेशन ले सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ऐसे ही आपका प्यार हमारे साथ बना रहे। नई जानकारी नए वीडियो के साथ मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद।